हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लेखांकन का जो अर्थ था उसकी बात कर ली है ना। और वो हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे आराम आराम से की थी, क्योंकि जो विषय हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप सीए बनोगे तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये। और उस विषय को का क्या अर्थ है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये अब आप समझिए 11th में, 12th में, उसके बाद से बीकॉम में और फिर सीए की प्रिपरेशन करेंगे तो अगले 4-5 साल आपको ये विषय बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से अर्थ समझ लिया और आपको बेसिक आइडिया भी लग गया। अब क्या बात करेंगे कि लेखांकन सूचना के एक स्रोत के रूप में, है ना। मतलब क्या हुआ, लेखांकन में हम लोगों ने देखा था कि लेखांकन की हर एक स्टेप पर, हर प्रक्रिया में, जो भी लेखांकन आप पूरा कर रहे हो उस पूरी प्रक्रिया में हर कदम कदम पर सूचना का निर्माण हो रहा है ना। और वो सूचना का निर्माण हो रहा है किस तरह की सूचना का, जैसे कोई ऐसे उपयोग करता है जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, हमारे बाह्य उपयोग करता है, वो लोग, उनको जिस तरह की सूचना चाहिए है, उन्हें पता करना है कि कंपनी की हालत कैसी चल रही है, ठीक, तो उस तरह की सूचना उनको दे पाना। साथ में इस सूचना के क्या क्या प्रयोग हैं, तो एक तो सबसे पहला होगा कि बाह्य उपयोगकर्ता को आप दे रहे हो, आंतरिक उपयोगकर्ता है आप उनको भी दे रहे हो। ऐसे ही कई बार जो हमारा कंपनी का प्रबंधन है ना, जो मैनेजमेंट है, वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अच्छा परफॉर्म करने पाने का मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का अच्छे से संदोहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमें दिख जाएगा अकाउंटिंग में कि यार कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या कुछ जगह पर हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम होता जा रहा है, और मार्केट में हम लोग की जो सेल्स हैं, जो लोग हम लोग बेच पा रहे थे कंपनी, वो सारी चीजें गिरती जा रही हैं। तो ये सारी पिक्चर जो है ना, वो हमें, यही तो सूचना है। तो ये सूचना कहाँ से मिल रही होती है, लेखांकन से मिल रही होती है। तो लेखांकन क्या करता है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्या करता है, उद्देश्यों की पूर्ति करता है। लेखांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसकी बात हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे, लेकिन लेखांकन किस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, जिन जिनको जरूरत है सूचना की उनको दे रहा है, और उसी के साथ साथ जो अंदर बैठने वाले लोग हैं कंपनी के और कंपनी के बाहर, उन सारे लोगों को कंपनी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दे रहा है। अच्छा, तो अब ये बात समझिए कि लेखांकन में प्रत्येक चरण में सूचना उत्पन्न हो रही है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब ये सूचना कब हमारे लिए उपयोगी होगी, इस सूचना की कुछ खासियत होनी चाहिए ना, कुछ विशेषताएं होंगी क्या, कि कैसी भी सूचना है वो चलेगा। तो इसमें आ जाती है कुछ विशेषताएं, जिसको हम लोग बोलते हैं इसकी क्वालिटेटिव, है ना। तो गुणात्मक विशेषताएं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो गुणात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि हर तरह की सूचना नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ विशेषताएं होंगी, तभी वो सूचना क्या होगी, उपयोगी होगी। ये क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि सूचना तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो सूचना हमारे लिए यूजफुल कब होगी, जब उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जो उस सूचना को हमारे लिए महत्वपूर्ण बना दे रही है, मीनिंगफुल बना दे रही है, उसका कुछ अर्थ निकल करके आ रहा है। तो वो क्या क्या होंगी, और ये गुणात्मक विशेषताएं जो है ना, ये इसका निर्णय कौन लेता है, ये समझिए। कौन ये पता करता है कि ये गुणात्मक विशेषताएं है, ठीक है या नहीं है। तो देखिए, पहले तो विशेषताओं की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। तो एक जो विशेषता आती है सबसे पहले, वो आती है विश्वसनीयता की। किसकी, विश्वसनीय हो, रिलायबिलिटी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी विशेषता होती है प्रासंगिक हो। प्रासंगिक का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ, विश्वसनीयता का मतलब हुआ कि आप देखिए, जब भी मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स देखता हूं ना, आप भी किसी कंपनी के अकाउंट्स देखोगे या बही खाते देखोगे, तो आप क्या देखोगे, आप उसमें ये देखोगे कि अच्छा इसको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, शायद आप ये देखना चाहोगे। कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, वित्तीय सुदृढ़ता कैसी है, ये देखना चाहोगे। तो जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, आपको नहीं पता कि कंपनी में वास्तव में क्या चीज बन रही है ना। अकाउंट्स में आपको सीधे सीधे नहीं दिख रहा है। अगर आप कैश बुक देखोगे तो वहां से थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग विवरण भी लिखते हैं, ठीक है, रोकड़ पुस्तिका में। लेकिन वैसे आप समझिए कि आपको वास्तव में उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसको लेकर के हम लोग अकाउंट्स का काम करते हैं। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से नहीं पता, और बहुत बार हमें वो पता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो मुझे बहुत सारी वास्तव में अंदर क्या क्या काम चल रहा है, बहुत सारी चीजों की जानकारी, किसको हायर किया गया, किसको हायर नहीं किया गया, कौन सा नई माइन, मान लीजिए कोई माइनिंग कंपनी है तो कौन सी ऐसी नई खान है जो उनको मिली है, तो खदान कौन सी मिली। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे जानना जरूरी नहीं है। प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, कैश फ्लो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, रोकड़ प्रवाह जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो वो सारी बातें हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होंगी, और हमें जो अकाउंट्स की बुक में दिख रहा होगा वो
उससे संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंधित। ऐसा नहीं कि चल कुछ और रहा है और आप दिखा कुछ और रहे हो, समझ रहे हैं? तो एक तरह का अंतर संबंध बनना चाहिए। किसमें? जो वास्तव में हो रहा है और जो आपने हमें अकाउंट्स में दिखाया है, जो खातों में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाता है? विश्वसनीयता का मतलब क्या हो जाता है कि होना क्या चाहिए? अंतर संबंध। क्या होना चाहिए? अंतर संबंध। किस किस चीज में? जो हो रहा है कंपनी में और जो आप दिखा रहे हो। तो जितना ज्यादा अच्छा अंतर संबंध होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? विश्वसनीयता होगी। क्यों? क्योंकि मुझे फिर पता चलेगा कि अच्छा जो हो रहा था आपने वही दिखाया, इसका मतलब आपकी जो भी आपने सूचना दी है उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? विश्वास कर सकता हूँ। तो विश्वसनीयता बहुत पहली इंपॉर्टेंट चीज है। अगर विश्वास ही नहीं कर पाओगे, आपने मुझे कुछ लिख करके दे दिया, अब मुझे उस पर अगर विश्वास ही नहीं है या उस चीज पर विश्वसनीयता है ही नहीं उस डॉक्यूमेंट में, तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो मैं निर्णय ले ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं निर्णय ले रहा हूं तो मुझे पहले पता होना चाहिए ना कि ये चीज रिलायबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो पहली ये विशेषता हो गई। दूसरी बात आती है प्रासंगिकता की। प्रासंगिकता को समझते हैं? कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, है ना? तो प्रासंगिक होने का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से इंग्लिश में जब इस क्वालिटी की बात करते हैं तो होती है रेलिवेंस, कि आप ये चीज कितना रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब क्या हुआ? मुझे अभी अपना कौन सा सन चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो मुझे मान लीजिए कि इस सन में इसी वित्तीय वर्ष में, तो 2020 से लेकर के 2021 मार्च तक चलेगा। अब इस वित्तीय वर्ष में मुझे कुछ निर्णय लेना है। क्या करना है? कुछ निर्णय लेना है। और निर्णय लेने के लिए मुझे पिछले साल का अकाउंट्स देखने हैं। अब आप मुझे पिछले साल की जानकारी दे ही नहीं पा रहे हो, समय पर दे ही नहीं रहे हो। तो अगर आप मुझे समय पर जानकारी नहीं दे रहे हो तो मैं निर्णय कैसे ले पाऊंगा? बताइए। मुझे निर्णय लेना है आज, है ना? और आज मुझे जो जानकारी चाहिए है, जो भी अभी तक पास्ट में हुआ, भूतकाल में हुआ, वो जानकारी अगर आप मुझे नहीं दे पा रहे हो तो फिर वो रेलिवेंट नहीं होगी मेरे लिए। इंफॉर्मेशन क्या नहीं होगी? रेलिवेंट नहीं होगी। तो जब प्रासंगिकता की बात करते हैं तो समय उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि आप समय पर जानकारी दो। अगर आपने समय पर जानकारी नहीं दी तो फिर वो रेलिवेंट नहीं रही। समझ में आया? आप चाहिए आज या आप दे रहे हो, 2 दिन बाद रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब दूसरी चीज क्या होती है प्रासंगिकता में? कि जिस चीज पर बात की जा रही है, जो चीज पूछी जा रही है, आप वो बताओ। जैसे आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो आपने बोला मेरा नाम दिलीप है, मैं कानपुर में रहता हूं, मैंने आज खाना नहीं खाया, मेरा भाई का नाम सोनू है। आप ऐसे मुझे बताते चले जाओगे तो उसमें क्या होगा? उसमें आप ये समझिए कि भाई मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप बता दो मेरा नाम दिलीप है। आप मुझे बहुत सारी जो कहानी सुना रहे हो, क्या वो मेरे लिए इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है? अगर मुझे सिर्फ इतना ही पता करना है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आती है ना कॉपी, उसमें लिखा होता है नाम, है ना? अब नाम तो नहीं आता, रोल नंबर लिखने को आता, तो आपने रोल नंबर भी लिखा, नाम भी लिख दिया, गांव का नाम भी लिख दिया, स्कूल का नाम भी लिख दिया, भाई का नाम भी लिख दिया, सारी जानकारी आपने लिख दी। तो वो जानकारी ज्यादा देना महत्वपूर्ण नहीं है, जानकारी रेलिवेंट देना महत्वपूर्ण है कि आपको चाहिए क्या है। समझ रहे हैं? तो वहां पर प्रासंगिकता की दूसरी बात आती है कि जो आवश्यक है वो दो। ठीक है? जो आवश्यक है, जो पूछा जा रहा है वो बताइए। तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हमारी प्रासंगिकता को बढ़ाती है। अच्छा, इसके 2 चीजें हो गई। विश्वसनीयता आपको समझ में आ गई। अब क्या आता है? अब आती है तीसरी चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्या होता है? बोधगम्यता। ठीक, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? समझ रहे हैं आप? बोधगम्यता। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसे अकाउंट्स बनाए जिसमें बहुत विश्वसनीय है, कुछ गड़बड़ नहीं है, जैसी स्थिति है वैसा ही है, साथ में प्रासंगिक भी है, आपने टाइम में सारी चीजें दे दी, जो चीज पूछी जा रही है वही चीज दे दी, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी हुई है, किसमें? इतना डिफिकल्ट लिखा हुआ है कि समझ ही नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हैं? आपने मुझे वही चीज, एक ऑथर है सलमान रश्दी, है ना? वो उनको लेकर के काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं और कई चीजें लिखते हैं। तो मिडनाइट चिल्ड्रन नाम का इनका एक नॉवल था और उस पर मूवी भी बनी है। तो वो बहुत सारी बुक्स लिखा करते हैं और अपने ही देश में और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं। तो जब वो लिखते हैं तो वो इतना ज्यादा लिटरेचर में समाये हुए, रमे हुए इंसान है कि वो बहुत ही घुमा फिरा करके अपनी बात लिखते हैं। तो मैंने उनका नॉवल पढ़ने की कोशिश की एक बार। मैं फिक्शन वैसे बहुत कम पढ़ता हूँ। वो एक होता है कि फिक्शनल रियलिज्म, है ना, जिसमें होता ऐसा है कि आप किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन उस घटना को बताने के लिए जिन चरित्रों का निर्माण करते हैं वो सारे काल्पनिक होते हैं। ठीक, तो वो इस तरह की किताब थी मिडनाइट चिल्ड्रन। तो वो बहुत घुमा फिरा करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बहुत ही घुमा फिरा करके। तो बहुत सारे लोगों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। और दूसरा होता है कि हमारी कक्षा 2 में एक कहानी होती है, वो कहानी इतनी आसान होती है कि उसमें छोटा सा बच्चा भी पढ़ करके समझ लेता है। तो वो समझने वाली जो बात है ना, आपको लिटरेचर तो लिखना नहीं है, आपको ये नहीं बताना है कि उसमें होता है ना बहुत सारे आप
रस जोड़ देते हो, अलंकारों का प्रयोग करते हो, अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हो, कल्पना का प्रयोग करते हो, यहां पर क्या होना चाहिए बोधगम्यता में कि वो बात समझ में आनी चाहिए, डिफिकल्ट नहीं हो, आप समझ रहे ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। तो वो हमारी तीसरी बात हो जाती है, किसकी तीसरी गुणात्मक विशेषता हमारी सूचना की, ये उसमें होना चाहिए। समझ में आ गया। अब क्या हो जाता है, ये तीनों चीजें अगर हो गई, उसके बाद से एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तुलना। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं तुलनीयता, इस क्वालिटी को, वैसे तो तुलना करना। तुलनीयता का क्या मतलब है भाई, अकाउंट्स का पूरा काम क्या है कि किसी भी व्यावसायिक कोई संगठन है उसकी वित्तीय सुदृढ़ता कैसी है ना, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी समय निकलता जा रहा है उस हिसाब से वो अच्छे से प्रगति हो रही है उसकी या नहीं हो रही है। तो दो यहाँ पर भी चीजें आ जाती है। पहला यहाँ पर भी समय आ जाता है, यहाँ पे समय का मतलब अलग है। यहाँ पे समय का मतलब क्या है कि आज से 3 साल पहले आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी और आज कैसा परफॉर्म कर रही है। समझ रहे, ये बात आपको समझ में आ पाए। अगर आप ये कह पाए कि आज से 3 साल पहले आपकी कंपनी 10% प्रतिवर्ष से बढ़ रही थी, ठीक है, उसके जो लाभ है, और आज 25% प्रतिवर्ष से बढ़ रहे हैं, तो आप एक तरह से तुलना कर पा रहे हैं ना। वो तुलना अगर आप कर पाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि आपकी कंपनी वास्तव में अब ज्यादा अच्छा कर रही है या पहले ज्यादा अच्छा कर रही थी, है ना, कुल मुनाफा आपको कितना हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपकी ही एक ही कोई कंपनी है, उसी कंपनी में हम अलग अलग समय में उसकी जो परफॉर्मेंस रही है उसकी तुलना कर पाए, तो हमें डेटा ऐसा मिलना चाहिए। अब उसकी तुलना हम कब कर पाएंगे, जब उसमें कुछ खासियत होगी। जैसे हम लोगों ने पहले अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसी तरह से हम बाद में बना रहे हो, तो एक रूपता हो, है ना, उन्हीं पैरामीटर्स को लेकर के बनाई जाए, तो वो जो सारी चीजें जब होंगी तभी हम क्या कर पाएंगे, उसकी तुलना कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि अलग अलग व्यावसायिक संगठनों में भी आपको तुलना करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कंपनी अनोखी है, तो आपकी कंपनी एक अकेली कंपनी तो है नहीं, आपकी कंपनी के साथ साथ दूसरी और कौन सी कंपनी है, तो आप समझ पाओगे यार हम लोग तो 10% ग्रो कर पा रहे हैं हर साल और वो लोग 20% से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास और ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल, हमें लाइव एग्जांपल दिख रहा है, हमें अपने असल दुनिया में एक उदाहरण दिख रहा है जो हमसे अच्छा काम कर ले जा रहा है। तो वहां पर हम वो कब जान पाएंगे, जब आपकी कंपनी में जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं, जो भी खाते हैं, जो पूरी सूचना उत्पन्न हो रही है, और दूसरी कंपनी में जो उत्पन्न हो रही है, उन दोनों की में काफी एक रूपता है, एक जैसे अकाउंट्स बनाए गए हैं, एक जैसे नियमों का पालन किया गया है। अगर आपकी आप इस तरफ नाम पक्ष में लिखते हैं कुछ चीजें, इधर जमा पक्ष में लिखते हैं, तो वो सारी ही कंपनीज में जो भी हमारे अकाउंट्स बन रहे हैं उसमें एक जैसा जब लिखा जाएगा, तो किसी को भी उन दोनों कंपनीज में क्या अच्छा हो रहा है क्या खराब हो रहा है और उन दोनों की तुलना कर पाना वो आसान हो पाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में तब आप क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। तो देखिए, बहुत जल्दी रिवाइज कराता हूं। लेखांकन है सूचना का एक स्रोत है, बहुत सारे तरह के उसके प्रयोग होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बायो उपयोग करता है, आंतरिक उपयोग करता है। फिर क्या हुआ, सूचना हर एक चरण में उत्पन्न हो रही होती है, लेकिन उसकी गुणात्मक विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, उस पर विश्वास किया जा सके, प्रासंगिक होना चाहिए, सही समय पर मिलना चाहिए, जो बात पूछी जा रही है वो बताया जाना चाहिए, बोधगम्यता होना चाहिए। बोधगम्यता का मतलब क्या था कि समझ में आने वाली बात। अब समझ में आने वाले बात का एक और एंगल है कि अकाउंटेंट ने, लेखापाल ने तो अपनी जानकारी बना करके दे दी, अब जिस तरह से उसने जानकारी बना करके दी है आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना भी चाहिए। किसको, जो भी हमारा बाह्य उपयोग करता है या आंतरिक उपयोग करता है, जो उपयोग करता है सूचना का, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सूचना है वो साधन नहीं है, क्या है, साध्य है। हम लोगों ने ये पहले बात की थी, ये साध्य है। तो सूचना अंतिम ऐसा नहीं है हमें किसी सूचना प्राप्त करनी थी, सूचना किसी काम के लिए प्राप्त करनी थी, निर्णय लेने के लिए। तो जो भी निर्णय लेने वाला इंसान है ना बोधगम्यता में, उसको उसी हिसाब से समझना चाहिए, उसी नजरिए से समझना चाहिए जिस नजरिए से वो सूचना उत्पन्न की गई है। तो बोधगम्यता में दोनों फैक्टर्स आते हैं, एक तो लिखा ऐसे हो कि समझ में आए, दूसरा जो समझना चाह रहे हैं ना उसको समझाना चाहिए कि किस हिसाब से लिखी गई थी। तो ये हमारा हो जाता है बोधगम्यता का। अच्छा, अब ये चारों चीजें अच्छी हैं या खराब है, कोई सूचना उसकी चारों क्या हो गई, विशेषताएं हो गई, लेकिन अब ये वास्तव में विश्वसनीयता इस अकाउंट की, इस डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इस अकाउंटेंट की, लेखापालों की भी बात होती है ना, प्रासंगिकता कितनी ज्यादा है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, बताइए कौन डिसाइड करेगा। सीधी सी बातें जिसको दी जाएंगी, और ये दी किसको जाती हैं, ये दिए जाते हैं उपयोगकर्ताओं को। किसको दिए जाते हैं, उपयोगकर्ता। और उपयोगकर्ता कैसे कैसे होते हैं, बाह्य भी होते हैं और आंतरिक भी होते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।